हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है वो थोड़ा समझना। इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया था कि जिस ऐसा रिएक्शन जिसका ऐसो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों अगर हमारे पास सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम। जिसमें रेट ऑफ किसी रिएक्शंस में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर है तो इक्विलिब्रियम है। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या है उस चीज के बारे में समझना कि अब दो रिएक्शंस हो रहे हैं, दो अलग अलग कंटेनर में हो रहे हैं। अब दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिए हो। अब उसमें भी क्या है कि दोनों में से एटलीस्ट एक कॉमन स्पीसीज होगा। अगर एक कॉमन स्पीसीज होगा और उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है रिएक्शंस में, तब उस चीज को बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या हो गया, बात समझ में आया कि अगर टू और मोर रिएक्शंस टू और मोर दैन या फिर टू और मोर देन टू रिएक्शंस occurred in a same container and establish a equilibrium is called simultaneous equilibrium। समझना। टू और more than two chemical reactions established equilibrium in a same container then it is said to be simultaneous equilibrium। अब यहां से समझना, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया दो और दो से अधिक रिएक्शंस में, अगर दोनों में एक कोई केमिकल स्पीसीज अगर कॉमन है, एक या एक से ज्यादा कॉमन अगर कोई केमिकल स्पीसीज कॉमन है तो दोनों में कंसंट्रेशन सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं वो सेम कंटेनर में हो रहे हैं। अगर दोनों रिएक्शंस हमारे पास सेम कंटेनर में हो रहे हैं तो उसी अगर सेम कंटेनर में हो रहे हैं तो एक में अगर हमारे पास, जैसे अभी इस चीज को समझना, पहले एक बार लिख लेते हैं उसके बाद फिर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। If any chemical species common between different chemical reaction, then their concentration या एक्टिव मास, सीधा सिर्फ से लिख देते हैं, एक्टिव मास मस्ट बी इक्वल। इस चीज को थोड़ा सा समझना, यही हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ ए रिएक्शंस कर रहा है बी के साथ और फॉर्म कर रहा है सी। उसके बाद हमारे पास एक केमिकल रिएक्शंस है जिसमें डी रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है बी और हमारे पास सी। इस चीज में देखना, ये एक इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है ए प्लस बी जो फॉर्म कर रहा है सी, और यहां से हमारे पास डी से फॉर्म हो रहा है बी और सी। ये एक इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है। अगर एक इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है, अब पहले क्या है कि इसमें हमारे पास दे दिया हुआ है कि ए का कंसंट्रेशन हमारे पास कुछ मान लेते हैं कि 1 होगा, कुछ भी मान लो 1 ए बी सी डी, कुछ वेरिएबल ही लेते तब बेहतर होगा। हमारे पास ये ए का कंसंट्रेशन ए नॉट है और हमारे पास डी का कंसंट्रेशन डी है एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पर। एट टाइम टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तब यहां से, अच्छा यहाँ पे हमारे पास बी का भी कुछ कंसंट्रेशन चाहिए, ये हमारे पास बी ले लेते हैं। अब देखो टी टाइम, अगर जब हमारे पास रिएक्शंस इंडिविजुअली हो रहा था तो इनिशियली हमारे पास इसमें कुछ कंसंट्रेशन होगा ए और बी का, तभी तो रिएक्शंस होगा। डी का कुछ अमाउंट होगा तभी तो हमारे पास कुछ फॉर्म होगा। जब दोनों में अमाउंट हमारे दोनों रिएक्शंस को एक सेम ही कंटेनर में डाल देंगे तो क्या टाइम टी इज इक्वल्स टू हमारे पास बी, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बी का कंसंट्रेशन यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी ही तो होगा।
क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम ही कंटेनर में, एक ही कंटेनर में हो रहा है ना, तो बी का कंसंट्रेशन यहाँ से आए या यहाँ से आए कोई फर्क नहीं, तो जितना यहाँ पे होगा और जितना यहाँ पे होगा दोनों तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वो दोनों एक ही वेसल में हो रहे हैं। अब यहां से समझना, अब यहां से जब T इज इक्वल्स टू हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, तो मान रहे हैं कि इस रिएक्शंस का एक्सटेंट x है, तो A में x रिएक्ट करेगा, तो B का हमारे पास x रिएक्ट करेगा और इसका हमारे पास x फॉर्म होगा। अब यहां से देखना, अगर हमारे पास इस केस में इक्विलिब्रियम आता है, T इक्विलिब्रियम आएगा, तो D में हम मान रहे हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शंस कंप्लीट होगा वो हम मान रहे हैं कि रिएक्शंस करेगा वो y है, तो D में y रिएक्ट किया तो हमारे पास B में y फॉर्म होगा और C में भी y फॉर्म होगा। अब यहां से समझना, C तो यहां पे भी है, क्या इस रिएक्शंस में x फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो x सेम ही कंसंट्रेशन होगा, x फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखो C प्लस y है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगा, अच्छा C कहाँ से हमने लिख दिया, D है, यहाँ पे B था, सॉरी यहाँ पे C आएगा नहीं ना, हमारे पास B था यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे y रिएक्ट किया, y हमारे पास फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी y फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखना, यहाँ से y फॉर्म हो रहा है और इस रिएक्शंस में x फॉर्म हो रहा है, तो दोनों तो एक ही कंटेनर में, तो C का कंसंट्रेशन दो डिफरेंट थोड़ी हो सकता है। तो अगर सेम ही, अगर दोनों मिलके एक ही रिएक्शंस बन गया तो टोटल कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास y प्लस एक्स आ गया, क्योंकि सिंपल हो जाएगा कि दोनों एक ही रिएक्शंस में हो रहा है, तो ये सेम ही कंसंट्रेशन होगा। दूसरा आप समझना यहां से कि अगर हमारे पास ये रिएक्शंस हो गया B में, अब हमारे पास B में हमारे पास X कंज्यूम हुआ और Y हमारे पास इस रिएक्शंस में फॉर्म हो रहा है, तो Y यहाँ पे भी ऐड होगा, अगर X यहाँ पे कंज्यूम हुआ तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस X हो जाएगा। दूसरा देखो, D A हमारे पास दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो A का कंसंट्रेशन कोई उधर कोई मैनेज नहीं करना, B का कंसंट्रेशन क्या था, B माइनस एक्स प्लस वाई, सेम ही कंसंट्रेशन है। C का कंसंट्रेशन x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई यही आ गया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शंस इंडिविजुअली अलग अलग हो रहा था, मगर जब एक ही कंटेनर में हम जब डाल देंगे तो एक ही कंटेनर में कंसंट्रेशन ऑफ C जो होगा वो फिक्स होगा ना, इस रिएक्शंस के लिए भी इस रिएक्शंस के लिए भी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगा वो सेम यहाँ पे भी कंसंट्रेशन होगा। अब चलो एक और एग्जांपल देखना थोड़ा सा, जैसे अगर हमारे पास कुछ स्टोइकोमेट्री भी इन्वॉल्व लेते हैं, 2a हमारे पास B 2a रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है B प्लस हमारे पास 2c फॉर्म कर रहा है। उसके बाद कुछ और दूसरा ले लेते हैं हमारे पास कि यहाँ से फिर फर्दर क्या हो रहा है कि 2c हमारे पास C रिएक्ट कर रहा है F के साथ और यहाँ से हमारे पास B और हमारे पास D फॉर्म कर रहा है, स्टोइकोमेट्री D पे हम 2 ले रहे हैं। अब यहां से समझना, हमारे पास ये रिएक्शंस होने के लिए A का कंसंट्रेशन होना चाहिए, चलिए A का कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारे पास है A। अब यहां से देखो A में अगर हमारे पास यहाँ पे X रिएक्ट करोगे तो अगर ये 2 मोल रिएक्ट करता है तब 1 मोल बनता है, तो इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका हाफ मोल बनेगा, तो अगर इसका X रिएक्ट करेगा तो इसका X/2 हमारे पास फॉर्म होगा। अब यहाँ पे C कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अगर इसका X रिएक्ट करेगा तो इसका भी X हमारे पास फॉर्म होगा, क्योंकि 2 मोल है, तो X रिएक्ट किया तो यहाँ पे भी X फॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास X फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे ये जो पहला तो एक तो हमें लिखना पड़ेगा जो हमने किया नहीं, कुछ T इज इक्वल्स टू 0 पे डायरेक्ट रिएक्शंस करवा दिया, तो एक बार पहले लिख लेते हैं। हमने माना क्या था, T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन A है, T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे हमें निकालना है। फिर यहाँ से T इज इक्वल्स टू 0 पे C का यहाँ पे भी हम कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म हुआ और यहाँ पे रिएक्शंस करेगा। F हमारे पास रिएक्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, हमारे पास F ही ले लो,
स्मॉल एफ हमारे पास इसका कंसंट्रेशन है, बाकी सी का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ इनिशियली। यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो यही यहाँ पे रिएक्शंस करेगा। तो ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं। अब क्या हो रहा है कि दोनों को मर्ज कर देंगे, मर्ज कर देंगे तो दोनों में हमारे पास अगर जैसे सीधा संपले, अगर एक हमारे पास बीकर है, दूसरा बीकर है, अब इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, जैसे यहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है ए से बी और सी फॉर्म हो रहा है, और यहाँ से हमारे पास बी से सी और डी फॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल जो रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस में क्या है, रिएक्टेंट साइड ए, प्रोडक्ट साइड हमारे पास रिएक्टेंट साइड यहाँ पे बी है, बी बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं कि ए से रिएक्ट करके बी प्लस सी हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बी से रिएक्ट करके सी प्लस डी बन रहा है। अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो ये ए, ये बी बी तो कैंसिल हो जाएगा, ए रिएक्ट करके हमारे पास 2C प्लस डी बना रहा है। अब यही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सी का कंसंट्रेशन होगा, अगर इंडिविजुअली यही चीज सेपरेट करेंगे, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वही तो सी का कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा। एक ही कंटेनर में हमारे पास सी का दो कंसंट्रेशन थोड़ी हो सकता है। तो उसी चीज को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, कि दो रिएक्शन था, दोनों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर गया। तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगा किसी एक केमिकल स्पीसीज का, जो दो या दो ग्रुप में से अगर हमारे पास दो या दो से अधिक रिएक्शंस में कॉमन है तो दोनों में सेम ही कंसंट्रेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी होगा। तो यहाँ पे बस यही चीजें बतानी थी। तो यहां से देखो, अब हमारे पास t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास a है, इस रिएक्शंस का एक्सटेंड मान लेते हैं कि x है। तो अगर इसमें x रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x/2, और ये सॉरी ये t इज इक्वल्स टू 0 पे था ना, ये हमारे पास a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x/2 फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारे पास x फॉर्म होगा। अब c हमारे पास कितना फॉर्म हुआ, x। अब मान लेते हैं इस रिएक्शंस का एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन जो है y है, तो अगर इसमें y रिएक्शंस करेगा तो f का भी y रिएक्ट करेगा। तो अगर y रिएक्ट करेगा तो b यहाँ कितना फॉर्म होगा, y, d कितना होगा हमारे पास 2y। अब देखो सेम स्पीसीज कौन कौन से, a नहीं है कॉमन, b कॉमन है, तो b में हमारे पास दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे b हमारे पास y, b का कंसंट्रेशन यहाँ पे y है, यहाँ पे x/2, तो यहाँ पे x/2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे y ऐड कर देंगे। c का कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x माइनस y, तो यहाँ पे दोनों कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर y रिएक्ट कर गया तो यहाँ पे भी y रिएक्ट करेगा। f कॉमन नहीं है, b कॉमन हमने कर लिया, d हमारे पास कॉमन नहीं है। यही है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो हमें करना क्या है कि दो केमिकल स्पीसीज दिया हुआ है और दो केमिकल स्पीसीज में अगर हमारे पास कोई भी, अगर दो या दो अधिक तीन रिएक्शंस का बार एक कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शंस है, दो या दो से अधिक रिएक्शंस है, अगर कोई केमिकल स्पीसीज अगर सेम है तो उनका कंसंट्रेशन एक कंटेनर में तो सेम ही होगा, अलग अलग थोड़ी होगा। जैसे इस चीज को समझो कि अगर तुम ऐसो मून पे हो और तुम आए हो अर्थ पे, या अर्थ पे हो मून पे गए हो, तो अगर मून में जितना तुम्हारे जैसा लोगों का जितना वेट होगा, उतना तुम्हारे अर्थ में जितना तुम्हारे जैसे लोगों का वेट होगा उतना ही तो मून पे होगा। तो सेम इसी चीज जैसा ही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर कंसिडर कर लेते हैं कि P रिएक्ट कर रहा है Q के साथ और हमारे पास R और S बना रहा है, फिर A रिएक्ट कर रहा है S के साथ और हमारे पास B और D फॉर्म कर रहा है, फिर हमारे पास A रिएक्ट करके C प्लस B फॉर्म कर रहा है। अब तीन हमारे पास अमाउंट ले लिए। अब यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 0 पे P का कुछ अमाउंट ले लेते हैं, ये हम ले लिए 1, B का कुछ Q का अमाउंट ले लिए 2। यहाँ पे इस रिएक्शंस में देखो ऊपर में A नहीं है तो हमें कुछ लेना पड़ेगा रिएक्शंस पॉसिबल होने के लिए, तो यहाँ पे हम भी 1 कंसिडर कर लें S का। अगर मानोगे, अगर कुछ कंसिडर करो ठीक, नहीं तो यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सब में रिएक्टेंट्स का अमाउंट कुछ ले लेते हैं। हमारे पास T इज इक्वल्स टू 0 पर इसका अमाउंट हमारे पास 2 कंसिडर करते हैं। ये इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो तो सबसे पहला आप काम करना कि सबका पहले तो इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर कर दो। तो यहाँ पे देखो P है, P यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, Q है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब देखना S, A का कंसंट्रेशन है, A का कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। S हमारे पास यहाँ पे 3 मोल, तो यहाँ पे भी 3 मोल आएगा। नीचे भी नहीं है हमारे पास,
E हमारे पास कहीं और कॉमन नहीं है। चलो T इज इक्वल्स टू 0 पे हो गया। अब T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो उस केस में बात करना। इस रिएक्शंस का एक्सटेंट मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मोल का x जितना भी दिया हुआ है उसका x रिएक्ट कर रहा है, तो 1 का हमारे पास x रिएक्ट करेगा, तो 2 का भी तो x ही करेगा, इसका 1 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका x इसके x मोल्स रिएक्ट करेगा, तो इसका हमारे पास x और ये 3 प्लस x फॉर्म होगा। अब यहां से देखना हमारे पास इस रिएक्शंस का एक्सटेंट y मान लेते हैं कि y हमारे पास रिएक्ट करेगा, तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा। T इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे 3 माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा y फॉर्म होगा और यहाँ पे भी y फॉर्म होगा। अगर इसमें हम z मान ले तो 2, ये थोड़ा सा देखना मेरा जो 2 है और z है वो लगभग मैच करने लगता है। चलिए, तो अगर यहाँ पे z है तो ये भी z फॉर्म होगा और ये भी z फॉर्म होगा। अब सबका कंसंट्रेशन सेम कीजिए। देखिए P तो हमारे पास कोई है ही नहीं, Q नहीं है, R है, R हमारे पास कहीं नहीं है, S है हमारे पास, S हमारे पास यहाँ पे X फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे Y कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे ही Y हमारे पास हटेगा और यहाँ पे X ऐड हो जाएगा। दूसरा देखना B का कंसंट्रेशन यहाँ पे Y है और यहाँ पे हमारे पास Z, तो इस रिएक्शंस में Y फॉर्म हो रहा है, इस रिएक्शंस में Z फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास Y ऐड हो जाएगा और यहाँ पे Z। नेक्स्ट देखना D है यहाँ पे, D और हमारे पास कहीं पे नहीं, तो बस यही हो गया। C तो नहीं, C भी नहीं है, तो हमारे पास यही हो गया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जो केमिकल स्पीसीज है हमारे पास वो अगर 2 या 2 से अधिक रिएक्शंस में है तो उनका कंसंट्रेशन कभी भी एक कंटेनर में 2 तो नहीं होने वाला, एक ही होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंसीडर द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन 1 लीटर कंटेनर। P रिएक्ट करके Q और R बना रहा है, Q फिर रिएक्ट करके S और R हमारे पास फिर T बना रहा है, P और T रिएक्ट करके R और S बना रहा है। बोला हुआ है इनिशियली जो हमारे पास है 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ईच ऑफ P एंड S। P और S का हमारे पास एक मोल है R प्रेजेंट while at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास P Q और T बराबर है और S हम S का जो कंसंट्रेशन है वो 5/2 मोलर है एंड हमारे पास R का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो हमें पता करना है S का कितना वैल्यू होगा, तो ये X के टर्म्स में बोला हुआ है और आंसर हमसे जो पूछा हुआ है वो 10x बोला हुआ है। तो देखो पहला चीज तो हमारे पास कंसंट्रेशन या मोलारिटी बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है, तो जितना मोल्स होगा उतना ही कंसंट्रेशन, तो दिमाग ही नहीं लगाना इस चीज के लिए। तो सबका कंसंट्रेशन निकालते मत बैठना, सबसे पहले रिएक्शंस लिखो। हमारे पास P रिएक्ट करके हमारे पास P रिएक्ट करके Q और R फॉर्म कर रहा है। फिर दूसरा जो रिएक्शंस है हमारे पास Q और S रिएक्ट करके R और T हमारे पास फॉर्म कर रहा है, और थर्ड रिएक्शन जो है वो P हमारे पास T के साथ रिएक्शन करके R और S हमारे पास फॉर्म कर रहा है। तो ये 3 रिएक्शंस है। 3 रिएक्शंस में अब देखो हमारे पास कुछ चीजें दिया हुआ है। सबसे पहला गिवन कितने मोल्स दिया हुआ है, P और S का 1 मोल प्रेजेंट है, तो P 1 मोल प्रेजेंट है, S हमारे पास 1 मोल प्रेजेंट है। अब देखो अब इसमें एक्सटेंट वही काम करेंगे, एक्सटेंट और रिएक्शंस मान लो। इसमें हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पे T इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स, अगर x रिएक्ट करेगा तो इसका x फॉर्म होगा, इसका भी x फॉर्म होगा। यहाँ पे x फॉर्म हुआ तो Q का कंसंट्रेशन एक ही कंटेनर में 2 तो नहीं होगा, तो यहाँ पे भी x आएगा। अब इस रिएक्शंस में हमारे पास y रिएक्ट करेगा, इस रिएक्शंस में y, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा y और y। अब देखो P का कंसंट्रेशन अब हमारे पास कितना हुआ 1 माइनस एक्स, T का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास R सॉरी y, इस रिएक्शंस में तो वो हमारे पास है नहीं। अब देखना इस रिएक्शंस का एक्सटेंट अगर हम Z माने कि Z रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी Z रिएक्ट करेगा तो Z और Z फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखना सबका बराबर करो, P हमारे पास 1 माइनस एक्स है, वहां पे 1 माइनस एक्स माइनस Z, ये आ गया। Q का कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास Q है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। R का कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास Y है, यहाँ पे Z है, तो हमारे पास x
इस रिएक्शंस में हमारे पास y और आगे वाले रिएक्शंस में z। दूसरा यहाँ से r का कंसंट्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड, r का कंसंट्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद हमारे पास s का कंसंट्रेशन, यहाँ पे s है, ये है 1 माइनस वाई, वहाँ पे z फॉर्म हो रहा है तो z ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस वाई हो जाएगा। दूसरा देखना r का कंसंट्रेशन तो कर चुके हैं, t का कंसंट्रेशन t है हमारे पास यहाँ पे y और यहाँ पे y माइनस जेड, y माइनस जेड। आई थिंक सब हो चुका है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। p हमारे पास हो गया, q हमारे पास x माइनस वाई, x माइनस वाई, r एक्स वाई जेड, q हमारे पास x माइनस वाई, x माइनस वाई, s हमारे पास x x s s s वहाँ पे है x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। r हमारे पास है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, t हमारे पास y माइनस जेड, वाई माइनस जेड। अब हो गया। अब यहां से देखो हमारे पास क्या दे दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे, कलर चेंज कर लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ T। Q का कंसंट्रेशन देखना x माइनस वाई, T का कंसंट्रेशन हमारे पास y माइनस जेड। अब यहां से इक्वेशन बना लो, अगर ये चीज दोनों बराबर है तो x और y हमारे पास, हाँ x y और z में एक इक्वेशन आ जाएगा। y ये x यहां से लिख सकते हैं, कितने बार कलर यही रह रहा भाई, ये हमारे पास x हो गया, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, माइनस 2y हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस जेड, तो ये प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या दिया हुआ था, S का कंसंट्रेशन 5/6 है, कंसंट्रेशन ऑफ S का कंसंट्रेशन 1 माइनस वाई प्लस जेड, ये कितना दिया हुआ है, S का कंसंट्रेशन 5/6 है। दूसरा अब यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन जो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 माइनस 6y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, z माइनस, अच्छा 6 से पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, ये 6z इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6z माइनस 6y इज इक्वल्स टू, अब यहां से ये अगर हमारे पास प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। कंसंट्रेशन ऑफ S मालूम हो गया। दूसरा दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ R, कंसंट्रेशन ऑफ R हमारे पास दे दिया हुआ है, ये है 1, R का कंसंट्रेशन कितना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। अब हमें करना क्या है, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ S पता करना है, तो S का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास, 1 माइनस वाई प्लस जेड, तो y प्लस जेड हमारे पास निकालना है। तो अगर y प्लस जेड और यहाँ पे है कहीं y पे प्लस जेड, नहीं, चलो अब यहाँ पे वेरिएबल आ गया, 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन है, तो ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। z माइनस हमारे पास y, z माइनस वाई कहीं नहीं है, चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। 3 वेरिएबल किसी दो हमारे पास इन दोनों वेरिएबल से लेंगे, तो अगर हमारे पास, हाँ इन दोनों से अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ से एलिमिनेट क्या कर सकते हैं, x भी एलिमिनेट कर सकते हैं और z भी। चलो तो इन दोनों से हमारे पास x एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारे पास y और z और हमारे पास y के टर्म्स में एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को जो कंसिडर कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो 1 और 2 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे x माइनस, सॉरी हमारे पास इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, 1 में अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ से क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखना ये हमारे पास सब माइनस करोगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, माइनस जेड इज इक्वल्स टू हमारे पास -1।
अब इसको ऐड करो, यहाँ से एक्स एक्स कंप्लीट, वाई वाई खत्म, सॉरी जेड जेड खत्म, तो हमारे पास कितना बचा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। तो y का वैल्यू हमने 1 निकाल लिया, तो y का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे z का वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम सॉरी इक्वेशन 2 क्या है, 6z माइनस 6y इज इक्वल्स टू -1। तो y का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6z इज इक्वल्स टू, हमारे पास y का वैल्यू 1, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू -1, तो 6z इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास हमारे पास जो 6 है उधर जाएगा तो +6 में चेंज हो जाएगा, तो +6 में 1 गया तो 5 आ जाएगा, तो z का वैल्यू कितना आ गया, 5/6। हमारे पास z का वैल्यू आ गया, हमें निकालना था s का कंसंट्रेशन, तो y और z का वैल्यू पता हो गया, खत्म, x निकालने की जरूरत ही नहीं है। x हमारे पास निकालने की अगर चाहोगे तो निकाल सकते हो, मगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ s पूछा और s का कंसंट्रेशन 1 माइनस वाई प्लस जेड है, तो y और z का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास जो s आएगा ये कितना था, 1 माइनस वाई प्लस z, 1 y का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं, -1, z का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/6। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 5/6 का जो वैल्यू आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास 50 आ गया, 6 36 6 7 42 6 8 48 आ जाएगा, 2 बचेगा हमारे पास, फिर आ जाएगा 20, 6 गुम 6 6 3 का 18 2, ये पॉइंट चलता जाएगा, 8.3 का बार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x, अगर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो x है, x टाइम ऑफ p, अच्छा एक मिनट रुक जाना, हमारे पास x टाइम ऑफ e, अच्छा हमारे पास थोड़ा सा हमने क्वेश्चन समझने में मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ है कि s और हमारे पास p का जो कंसंट्रेशन है वो p s इज फाउंड टू बी x टाइम ऑफ p, तो p का हमारे पास यहाँ पे मान के चलो कि s जो है होगा वो x टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ p बोला हुआ था, यहाँ पे x का वैल्यू पता करना है, कंसंट्रेशन ऑफ s हमें नहीं पता करना, तो अब हमारे पास z भी x भी निकाल ही लेते हैं, तब हमारे पास p का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। x का वैल्यू अगर निकालना है, x और y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, x का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू हमें नहीं पता, y का वैल्यू 1 पता है, z का वैल्यू हमारे पास 5/6 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर जो आएगा, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया, अच्छा यहाँ तो प्लस हमारे पास फिर माइनस में आ जाएगा आंसर, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया, z का वैल्यू अगर हमारे पास प्लस बाय हमारे पास y का वैल्यू 1 था, z का वैल्यू हमारे पास 5/6 है, तो अगर इधर जाएगा ना तो माइनस आ जाएगा, हमारे पास r का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1 मोलर, ठीक है, r का कंसंट्रेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक करके इसको क्लेरिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे जब इक्वेशन 3 जो लिखा था वो -x माइनस वाई आता ना, तो यहाँ से हमारे पास गलत है, इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करें, यहाँ पे हटाएंगे जी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 था x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 3, माइनस करेंगे तो ये -x आ जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू हमारे पास -1, अब इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, तो ये -3 आ जाएगा, -3y इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू जो आएगा वो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब y
हमारे पास 3 आ गया, तो y यहाँ से पुट कर दो। ये 6z माइनस 6y इज इक्वल्स टू -1। ये कहाँ से लिख रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब यहाँ से y का वैल्यू निकल गया, तो 6z इज इक्वल्स टू y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? y की जगह हमारे पास 1/3, तो 3 2 जा हमारे पास -1। ये -1 -2 है इधर, तो उधर जाएगा तो हमारे पास +2 बन जाएगा। तो +2 बन जाएगा तो वो बचेगा 1। तो z जो बराबर आ जाएगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6 आ जाएगा। ठीक है, -2 बचा, -2 उधर गया तो +2 और -1 1 बचेगा 1/6। अब दूसरा x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो x का वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 और 2 में किसी में पुट कर दो, तो इक्वेशन 3 से देख लो। इक्वेशन जब 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में हमारे पास x + y + z इज इक्वल्स टू 1। x निकालना है, y का वैल्यू आ गया है 1/3, z का जो वैल्यू आ गया है 1/6 या 2/3 भी लिख सकते हैं इसको। हमारे पास ये आ जाएगा 1। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 - 1/3 - 1/6। एलसीएम जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो 6 - 2 - 1, ये कितना आ जाएगा? 6 में 3 घट गया तो 3 बचेगा, तो डायरेक्ट वन लिख सकते हैं 1/2। तो x का जो वैल्यू आ गया वो 1/2 आ गया। अब हमारे पास लिखा हुआ था कंसंट्रेशन ऑफ x, कंसंट्रेशन ऑफ concentration of S is equals to x टाइम ऑफ concentration of P। तो हमारे पास S का कंसंट्रेशन कितना आया? Z + 1 - y इज इक्वल्स टू ये x। कंसंट्रेशन ऑफ P हमारे पास कितना है? 1 - x - z। z का वैल्यू हमारे पास, z का वैल्यू कितना निकाले थे? 1/6 + 1, और y का वैल्यू हमारे पास था 1/3 इज इक्वल्स टू x। यहाँ से हमारे पास 1, x का वैल्यू जो निकाले हैं वो 1/2 माइनस z का वैल्यू हमारे पास 1/6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे कर देते हैं आगे, एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे 1 + 6 - 2 आ जाएगा, 6 और 1 7। ठीक है, 7 में हमारे पास 2 चला गया तो बचेगा 5। यहाँ पे 5/6 इज इक्वल्स टू, ठीक है, अच्छा कंसंट्रेशन 5/6 तो दिया हुआ था, हम भी मान है। P का कंसंट्रेशन जो निकालना है, P का कंसंट्रेशन यहाँ से अगर निकालोगे तो ये x टाइम ऑफ क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारे पास 6, तो ये 6 माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा -1, तो 3 और 4 2/6, 2/6 टाइम्स ऑफ x। ऐसी चीज़ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जब x बराबर लिखेंगे तो ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा, 5/2 तो 10x, देन 10x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/2 × 10, 5 5 25 हमारे पास जो होगा वो आंसर आ जाएगा। चलिए, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जो लिखा हुआ अमाउंट अगर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आपको रिएक्शंस लिखना है। रिएक्शंस लिखने के बाद इक्विलिब्रियम में जो एक रिलेशन दिया हुआ है बस पहले तो क्या करना है कि जो केमिकल स्पीसीज है सेम उसका कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, और सेम होने के बाद जो कंडीशन बोल रहा है उसके बाद सिंपली बना दो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, व्हेन NO and NO2 आर मिक्स द फ्लोइंग इक्विलिब्रिया इज रेडली ऑब्टेन। 2 टाइम हमारे पास 2NO2 बना रहा है, N2O4 Kp का वैल्यू दे दिया हुआ है, और हमारे पास NO प्लस NO3 बना रहा है। इन द एक्सपेरिमेंट व्हेन NO and NO2 आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, देन फाइनल टोटल प्रेशर वाज इतना एट इतना atm, एंड
द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 वाज इतना 1.7 atm, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO। तो सबसे पहले तो रिएक्शंस लिखना सीखो। रिएक्शंस लिखते हैं, यहाँ से रिएक्शंस लिखेंगे। हमारे पास रिएक्शंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2NO2, ये हमारे पास रिएक्शंस कर रहा है और फॉर्म कर रहा है N2O4। और दूसरा जो रिएक्शंस है हमारे पास वो है NO प्लस NO2, ये हमारे पास जो फॉर्म करेंगे वो आ जाएगा N2O3। ये दो रिएक्शंस हमारे पास दिया हुआ है। अब इन दो रिएक्शंस में हमारे पास करना क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कुछ अमाउंट्स भी कंसिडर करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यहां से देखो, इसके पहले रिएक्शंस का केपी मालूम है और दूसरे रिएक्शंस का केपी बताना है। और फर्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चंस में, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO निकालना है। तो यहां से देखो NO और NO2 मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो अगर हमारे पास NO का 1 मोल होगा तो इसका कितना मोल होगा, 2 मोल। अब यहां से देखो रिएक्शन जो हो रहा है वो हमारे पास, ठीक है, एक रिएक्शन दिया होगा कांस्टेंट हमारे पास प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर हमारे पास वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो जितना हमारे पास एक्सपेरिमेंटली अगर इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल है। तो अगर हम कुछ मान लें कि प्रेशर इसका अगर P होगा तो इसका 2P होगा, क्योंकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर 1:2 के रेशियो में है तो ये हमारे पास सिंपली ये अगर एक का P मोल अगर P प्रेशर लेंगे तो दूसरे का हमारे पास 2P आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से देखो NO2 का कितना दे दिया हुआ है, 2। तो 2 दिया हुआ है तो इसके बेसिस पे लिख सकते हैं कि इसका T इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास P2P प्रेशर होगा। अब यहाँ पे 2P नॉट कंसिडर कर लेते हैं और NO का 1 है तो इसका हमारे पास P नॉट कंसिडर कर लेते हैं। ये T इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी NO2 है तो यहाँ पे हमारे पास 2P नॉट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, रिएक्शंस कंसिडर करेंगे। रिएक्शंस में हमारे पास मानेंगे कि यहाँ से कुछ रिएक्ट कर रहा होगा तो T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम आ जाएगा। T इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हमारे पास 2P नॉट। इस रिएक्शंस में मान रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस P1 है, तो P1 अगर रिएक्ट करेगा तो अगर इसका P रिएक्ट करेगा, सॉरी, या तो फिर हमारे पास एक दो काम कर सकते हैं, या तो P करेंगे तो P/2 आ जाएगा, या तो हमारे पास सीधा सिंपली इसका 2P अगर रिएक्ट करेगा तो इसका P करेगा। जैसे A 2 मोल रिएक्ट करेगा तो 1 मोल, अगर इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हाफ मोल बनेगा। तो हमने डायरेक्ट 2P रिएक्ट करवा दिया तो P हमारे पास प्रेशर वाला हमारे पास N2O4 क्रिएट होगा। दूसरा, इस केस में हम हमारे पास कंसिडर करेंगे कि T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे हमारे पास P नॉट माइनस P2 रिएक्ट कर रहा है तो इसका में भी हमारे पास 2P नॉट माइनस P2 रिएक्ट करेगा। P2 रिएक्ट करेगा तो N2O3 कितना बनेगा, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा इसके 1 मोल से तो इसका भी 1 मोल बनेगा। तो अगर एक हमारे पास PZ लिख रहे हैं बार बार, P2 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास प्रेशर हो गया। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो समझना थोड़ा सा। अब हमारे पास दिया हुआ द फाइनल टोटल प्रेशर वाज 5.05 atm। तो अगर हम पूरे सब का सम कर देंगे तो हमारे पास 5.5 atm आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास सबसे पहले देखो कि सेम स्पीसीज है NO2 यहाँ पे भी NO2 है। दूसरा N2O4 तो कहीं पे है ही नहीं, ना NO है ना NO3 है, तो NO2 का तो हमें अमाउंट बराबर करना पड़ेगा। तो NO2 में हमारे पास यहाँ पे आ गया 2P नॉट था हमारे पास, यहाँ पे 2P1, ये P1 कर देते हैं। हमारे पास यहाँ से रिएक्ट कितना कर गया था हमारे पास माइनस P2 रिएक्ट कर रहा था और यहाँ पे हमारे पास जो होगा माइनस 2P1 रिएक्ट कर रहा था। अब हो गया बराबर, ये एक साथ है, यहाँ पे भी ये एक साथ है।
अब यहां से समझना, हमारे पास टोटल प्रेशर की बात करेंगे, टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो अगर हम यहां से पीटी की बात करें तो पीटी दे दिया हुआ है 5.05 हमारे पास दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है। अब यहां से देखो, प्रेशर ऑफ NO2 प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 प्रेशर ऑफ NO प्लस प्रेशर ऑफ N2O3 ये बराबर हो जाएगा 5.05 के बराबर। अब NO2 का प्रेशर हमारे पास कितना है, NO2 का इक्विलिब्रियम पे हमारे पास प्रेशर जो है वो है 2P0 माइनस 2P1 माइनस P2 प्लस N2O4 का कितना है हमारे पास P1, NO का प्रेशर कितना है हमारे पास P0 माइनस P2, N2O3 का हमारे पास कितना है, ये है P2 इज इक्वल्स टू 5.05। अब यहां से देखना, ये प्लस P2 माइनस P2 दूसरा, अब यहां से हमारे पास और कुछ कैंसिल होगा, प्लस P1 है यहाँ पे माइनस में है, माइनस P2 नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक हमारे पास जो आएगा वो कितना आ गया, 2P0 यहाँ पे है, नॉट नॉट यहाँ पे एक, 2 और 1 3 आ जाएगा, 3P0 माइनस 2P1 प्लस 2P1 एक कैंसिल होगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा माइनस P1 माइनस P2 बचा ही नहीं है, तो हमारे पास माइनस P2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5.05। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दे दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर दे दिया हुआ है हमारे पास N2O4 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 ये हमारे पास दे दिया हुआ है कितना है 1.7, 1.7। तो प्रेशर ऑफ N2O4 हमारे पास कितना है P1 है, तो P1 जो बराबर आ जाएगा वो कितना आ गया 1.7। अब यहां से देखें, अगर P1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया तो एक तो यहां से कर सकते हैं 3P0 नौ 3P0 P1 का वैल्यू 1.7, तो ये माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1.7, यहाँ पे हमारे पास 5.05 में हमारे पास 1.7 घटा दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बच गया 5 में 5 गया तो जी 5 पॉइंट, यहाँ से कैरी कर लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में 7 गया तो हमारे पास 3, यहाँ बच गया 4, 4 में 1 गया तो हमारे पास 3.35, ठीक है। और हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, हमें NO का इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलना है, तो अब यहाँ से देखो, अब हमारे पास करेंगे क्या वो समझना, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ उस यहाँ पे KP दिया हुआ है, इसका KP का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, तो यहां से देखें KP का वैल्यू, KP इज इक्वल्स टू, KP बराबर क्या लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ NO2 सॉरी NO2 का हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। N2O4 हमारे पास दिया हुआ था कि 1.7 है, तो ये 1.7 आ जाएगा। प्रेशर ऑफ NO2 हमारे पास कितना था, NO2 ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 2P0 माइनस P2 माइनस 2P1 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, KP का वैल्यू 6.8। अब यहाँ से एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं, ये 1.7 आ जाएगा, ये 2P0 हमारे पास हो गया माइनस P2, P1 का वैल्यू पता है 1.7, तो 1.17 दूना 34, ये आ जाएगा माइनस 3.4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6.8। अब नेक्स्ट देखना, हमारे पास यहाँ से क्या है कि ये जो 2P0 का वैल्यू है, सॉरी यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो P0 और हमारे पास P2 में आएगा, P0 और P2 में पहले से निकाल चुके हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से एक नया इक्वेशन जनरेट होगा, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा
1.7 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 2 टाइम्स, 8 दूना 16, इसका 6 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13.8 हमारे पास पी नॉट आ जाएगा, माइनस 6.8 P2 आ जाएगा, माइनस हमारे पास 3.4 है और 6.8 इंटू 3.4 ये 23.12 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू ये 1.7। अब इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ से लिख सकते हैं 13.6 पी नॉट माइनस 6.8 P2 इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हमारे पास 2 7 और 1 8 और 23 और 1 24 हो जाएगा 24.52। अब यहाँ से सॉल्व करो, देखो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन 1 है, इक्वेशन यहाँ पे 2। अब यहाँ से देखो PZ P2 के में हमारे पास जो स्टोकोमेट्री है वो 1 है, 1 को अगर हमारे पास 6.8 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को 6.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ऐड हमारे पास सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास ये P2 का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 13.6, इस चीज़ को यहीं रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेते हैं 2। और यहाँ से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6.8 से और माइनस कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड को। 1 को 6.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नया इक्वेशन जो जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, 6.8 इंटू 3 पी नॉट माइनस 6.8 P2 इज इक्वल्स टू 3.35 इंटू 6.8। दूसरा जो इक्वेशन है माइनस करेंगे तो ये माइनस 13.6 पी नॉट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 6.8 P2 इज इक्वल्स टू ये 24.8 2 हमारे पास रह जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सिंपली हमारे पास 2 पी नॉट का वैल्यू कैंसिल। अब यहाँ से हमारे पास पी नॉट, ये जो डायरेक्ट हम अगर लिखें कितना था 6.8 इंटू 3, फिर हमारे पास माइनस ये हो जाएगा 13.6, ये आएगा 6.8 पी नॉट इज इक्वल्स टू 3.35 इंटू 6.8 माइनस हमारे पास 24.82, ये जो आ जाएगा वो नेगेटिव में आ रहा है। फिर हमने कुछ माइनस पी नॉट का वैल्यू तो माइनस में आएगा ही नहीं, पी नॉट हमारे पास कुछ तो पॉजिटिव होगा, हमने फिर कुछ छोटा मोटा कुछ मिस्टेक किया होगा। 3 पी नॉट हमारे पास इक्वेशन जो बनेगा तो यही 3 बनेगा हमारे पास। सिंपली एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर वही मिस्टेक कर दिया, ये जो नंबर था ये हमारे पास माइनस जो होगा, सॉरी यहाँ से जो P1 का वैल्यू दिया वो 1.7, ये 1.7 जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास जो होता वो प्लस में होता, और यही छोटा सा मिस्टेक हमें ले डूबा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता, कितना हो गया, ये 5 हमारे पास 7 पॉइंट हमारे पास 5.75। अब यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन करेक्ट है, हमारे पास इक्वेशन उसमें प्रॉब्लम था, तो 6 पॉइंट हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 3 पी नॉट, ये जो नंबर्स था कितना था हमारे पास 55.75। इरेजर, ये जो डाटा है वो हमारे पास आ जाएगा 5.75 इंटू 6.8। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमारे पास कितना था 5.75 इंटू 6.8 माइनस हमारे पास 24.82, ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14.28। तो यहाँ से हमारे पास जो पी नॉट का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 14.28 डिवाइड बाय 6.8। ये जो आंसर आएगा वो 2.1 आएगा। 2.1 आ गया पी नॉट का वैल्यू। हमसे पूछा क्या था एनओ का प्रेशर, तो हमें पीजेड का वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ से किसी में भी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास रहा और 2 यहाँ पे रहा। तो अगर 1 में ही पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर देंगे पी नॉट का वैल्यू, तो 3 पी नॉट ये आ जाएगा 3 इंटू 2.1 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 पी नॉट माइनस P2। अच्छा P2 का वैल्यू हमने नहीं निकाला है, हमारे पास माइनस P2 इज इक्वल्स टू 5.75। तो यहाँ से हमारे पास P2 का वैल्यू, हमारे पास माइनस P2, ये कितना आ जाएगा 5.75 माइनस 3 दूना 6। अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस P2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट, ठीक है 10 में हमारे 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे बचे, सॉरी अब गलत ना सब्सट्रैक्ट कर दें, ये हमारे पास कितना था 5.75 और ये 6.3। 10 में हमारे पास 5 गया तो 5, यहाँ पे 12 हमारे पास, तो 7 5 12 बचेगा, यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.55। ये कैंसिल कर सकते हैं, P2 का वैल्यू आ गया 0.5 और 5। अब देखो यहाँ से हमारे पास P0 और P2 पता चल गया। तो क्या हमारे पास NO का प्रेशर निकालना था। NO का जो प्रेशर आ जाएगा वो क्या था P0 माइनस PZ। P0 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, P0 का वैल्यू हमारे पास था 2.1 और PZ जब घटा देंगे तो हमारे पास P2 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो P0 का जो प्रेशर आ जाएगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना था हमारे पास P0 माइनस P2। यहाँ से P0 का वैल्यू है 2.1 माइनस P2 का वैल्यू 0.55। तो अब यहाँ से 10 में गया तो 5, यहाँ पे फिर बच जाएगा हमारे पास 0 में हम फिर 10 आ जाएगा, 10 में गया तो 5, यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 पॉइंट हमारे पास 45, यहाँ पे तो 9 बचेगा ना, 1 मिनट, यहाँ पे हमने इससे कैरी किया 2.10, 10 में गया तो यहाँ पे फिर 0 बचेगा, फिर हमारे पास ठीक है 10, तो हमने यहाँ पे 0, फिर 10 बचेगा तो फिर हमारे पास 10 में तो 5, ठीक है 5 5 10 5 5 10, ठीक है ये 1 पॉइंट हमारे पास 55 आ जाएगा। दूसरा अगर हमारे पास प्रेस KP का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो अब सबका प्रेशर पता है, पुट करो और आंसर निकाल लोगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं, बस थोड़ा सा देखना कैलकुलेशन पे ख्याल रखना, बाकी बात इजी है ये। दूसरा देखना 1 मोल ऑफ A is introduced in closed rigid vessel of volume 1 liter which maintain a constant टेम्परेचर, मतलब वही फिर है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मतलब जो प्रेशर होगा और नंबर ऑफ मोल्स होगा वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास एस्टैब्लिश हो रहा है। यहाँ से देखो ए प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल प्रेशर, कि इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा वो हमारे पास दुगुना होगा एज कंपेयर टू इनिशियल प्रेशर। द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2, K1 by K2 इज, ठीक है, concentration of C at equilibrium B at divided by B at equilibrium, ये 1/5 दिया हुआ है। तो सब फिर वही काम करेंगे, A से रिएक्ट करके हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है B और C, और दूसरा हमारे पास कि C जो रिएक्ट करके D और हमारे पास B बना रहा है। सिंपली कुछ ना करें,
अगर हमारे पास इनिशियल वही प्रेशर की बात किया हुआ, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो 1 और 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है, ए है हमारे पास प्रेशर दिया हुआ था, इनिशियल प्रेशर अगर हमारे पास जितना दिया होगा और फाइनल जो प्रेशर होगा वो दोनों को अगर हम कर देंगे तो वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। चलो हमारे पास यहाँ पे 1 मोल दे दिया हुआ है, एक का 1 मोल दे दिया हुआ, ए का 1 मोल दिया हुआ, इसका रिएक्शंस करेगा एक्स या अल्फा भी मान सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स फॉर्म होगा और ये एक्स, सी का कितना फॉर्म हुआ एक्स, टी इज इक्वल्स टू 0 पे हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे जितना फॉर्म हुआ होगा इतना सेम यहाँ पर यूज होगा। तो t इज इक्वल्स टू, इस केस में t इक्विलिब्रियम जो होगा वो x माइनस वाई, यहाँ पे y फॉर्म होगा और यहाँ पे y, तो b कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे भी x प्लस वाई, d नहीं है, c यहाँ पे x माइनस वाई हो गया तो यहाँ पे भी x माइनस वाई आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो बोला हुआ है कि अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि pv इज इक्वल्स टू nRT, लास्ट क्वेश्चन में लगाया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है रिजिड क्लोज रिजिड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर और हमारे पास नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से समझना कि इनिशियली जितना हमारे पास यहाँ दिया हुआ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियली हमारे पास 1 मोल था तो मान सकते हैं कि 1 atm के बराबर प्रेशर होगा। और जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्योंकि 1 मोल है, इनिशियली हमारे पास जो t इज इक्वल्स टू 0 था, t इज इक्वल्स टू 0 था, उसमें 1 मोल दिया था, t इज इक्वल्स टू 2 इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला सिंपल क्या होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मोल जो होना चाहिए वो 2 आ जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ से इनिशियली 1 था, अब 2 मोल आना चाहिए, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इफ द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, वही लिखा ना, इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर, ठीक है। हमारे पास क्या क्या आ जा गया यहाँ पे, एन टोटल की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स, ए का मोल्स, बी का कितना हो गया x प्लस वाई, सी का हमारे पास x माइनस वाई, सी यहाँ पे भी है, डी हमारे पास y आ जाएगा और b था x प्लस वाई, बी तो लिख ही चुके हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, a का 1 माइनस एक्स, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a, b का एन बी, सी का हमारे पास x माइनस वाई एन सी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एन डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, बी का ले चुके हैं ऑलरेडी। चलिए तो हमारे पास ये डी का आ गया। अब यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस वाई प्लस वाई, दूसरा एक्स प्लस 2x, एक्स प्लस 2x, अच्छा 3x आ जाएगा, x प्लस 3x, 1x 2x 3x, ठीक है। y हमारे पास एक ही बचा, x प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, और हमारे पास कुछ दिया हुआ है इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 बाई सी बाई बी का जो वैल्यू होगा वो 5 दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम की बात करें, x हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1 बाय 5, सी का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना x माइनस वाई, बी का कंसंट्रेशन कितना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे अगर हम 2 लिए तो ये तो अब सॉल्व होगा ना, इसको हम लिखेंगे क्या था 1 प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये 1 उधर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 में 1 चला गया तो 4x बचेगा, 4x
प्लस वाई तो रह जाएगा तो माइनस वाई, तो ये 6y इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन है तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर हमारे पास ये हो गया 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे और x और y का वैल्यू सॉल्व करेंगे, और हमें निकालना क्या था, ठीक है पहले तो x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 देखो, यहाँ पे हमारे पास 3x है और यहाँ पे 2x। डाइट करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को तो 3 3 जा 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। दूसरा हमारे पास ये क्या जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। y कैंसिल, 9 और 2 11x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3। x बराबर 3/11। अब दूसरा x का वैल्यू 1 और 2 में किसी में भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करेंगे तो 3x का वैल्यू हमारे पास 3/11 आ जाएगा प्लस y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम y निकालना चाहें तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 3 जा 9/11, ये प्लस में था तो उधर माइनस में, तो ये 9/11, 1 माइनस आ जाएगा तो y बराबर 11 में 9 गया तो 2/11 आ जाएगा। x और y का वैल्यू पता चल गया, तो हमें निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ k1/k2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास k1/k2, तो k1 हमारे पास ऊपर वाला इक्वेशन है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा। k2 का जो वैल्यू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से देखें B और B यहाँ पे कैंसिल हो गया और बाकी तो नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो। C का कंसंट्रेशन हमारे पास दिया हुआ कितना था, C का कंसंट्रेशन x माइनस वाई डिवाइड बाय A का कंसंट्रेशन कितना था 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय D का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास, D का कंसंट्रेशन y डिवाइड बाय C का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ x माइनस वाई। अब यहाँ से सिंपली हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई वाई एक्स माइनस, ठीक है ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इतना लंबा करेंगे नहीं, डाइट पुट कर देते हैं। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, x का वैल्यू 3/11, तो x का वैल्यू हमारे पास 3/11, y का वैल्यू 2/11, इसी को हम स्क्वायर कर देते हैं डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का वैल्यू आया है हमारे पास 3/11 इंटू वाई का वैल्यू आया हुआ 2/11। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 में हमारे पास 2 गया तो 1/11, तो 1/11 इंटू 11 डिवाइड बाय हमारे पास दूसरा जो आ जाएगा यहाँ पे 11 में हमारे पास 3 गया तो ये 8/11 आ जाएगा इंटू 2/11, 11 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा आंसर जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 8 2 16, तो ये 1/16 आंसर आएगा, तो ये 1/16 हमारे पास आ गया। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास जो पढ़ेंगे वो ली चैटरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे। स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।